समाज में एक भाग या एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि हर उस अवसर पर जबकि किसी भी तरह की कोई विपत्ति आती है तो उसमें अपने लिए अवसर ढूंढता है। और अवसर किस चीज का कि जैसे गिद्ध जो है जब लोग मर जाते हैं तो उनका गोश्त और मांस नोचने के लिए इकट्ठा हो जाता है। उनकी प्रवृत्ति केवल यही होती है कि जब भी दुनिया में कुछ ऐसा हो, समाज में कुछ ऐसा हो कि जो समाज के लिए अहित करो, तो उसमें हमें कैसे मौका मिले कि हम उसमें अपना फायदा ढूंढ पाए, अपने लिए फायदा ढूंढ पाए। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय सी दीप मिश्रा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने न्यूज़ ऑन व्यूज़ के उस अंश के बारे में जिसमें कि हम ये देखते हैं कि आज के समय जो भारतवर्ष में किसी भी तरह की थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोगों को दिखाई पड़ रही हैं, वो कोई भी ऐसी नहीं है जो कि कम से कम भारत में उत्पन्न की हुई हो। उसके कारण जो है सारे के सारे वैश्विक कारण हैं। उसमें से भी कहीं भी कोई भी कारण भारत में उत्पन्न किया हुआ नहीं। लेकिन भारत में एक वर्ग ऐसा है जो उस समस्या के समय इस तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे कि गिद्ध जो है व्यवहार करता है। गिद्ध क्या करता है कि जब भी कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं लोग मरते हैं और उनको ये मौका मिल जाए कि वो जो लाशें पड़ी हुई हैं वो उठाने वाला कोई नहीं है या किसी भी कारण से वो उठाई नहीं जा पाई है या उनका किसी तरीके से कोई अ, जिसको कहा जाए अंत्येष्टि नहीं हो पाई है, तो उनको नोच नोच के खाना, क्योंकि वही उनका भोजन है। इसी तरीके से समाज में ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जिनको कि अगर समाज में कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई पड़ी कि कुछ गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ में अपने लिए खाने की मतलब अपने अपने लिए क्या भोजन हो सकता है उनके लिए, उनको ये भोजन चाहिए क्यों। एक तो चीज़ ये भाई गिद्ध का तो मान लो ठीक है कि उसकी प्रवृत्ति है कि मांस खाना, गोश्त खाना, तो उसको तो चाहे मरा हुआ जानवर हो चाहे मरा हुआ इंसान हो, उसके ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जानवर है इंसान है। अगर इंसान भी मरा हुआ पड़ा होगा तो भी वो उतने चाव से उसका गोश्त और मांस खाएगा जितना कि एक जानवर खाता है। लेकिन अगर इसी तरह की प्रवृत्ति किसी इंसान के अंदर आ जाए तो वो क्या करेगा, क्या उसको भी यही करना चाहिए। हमें लगता है कि कम से कम वो इंसान होते हुए उसको इतनी तो समझ तो होनी चाहिए कि ये जो हम गोश्त खा रहे हैं वो इंसान का खा रहे हैं कि किसी जानवर का खा रहे हैं। भाई आप किसी भी तरह का मांसाहार कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना। चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे आप चिकन खाओ, चाहे बकरे का गोश्त खाओ, चाहे भैंसे का गोश्त खाओ, इवन सुअर का गोश्त खाओ, कुत्ते का गोश्त खाओ, कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर वही ये कहा जाए कि एक इंसान का गोश्त खाने के लिए तैयार हो जाए तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब विभत्स चीज है ना। ये तो इसका मतलब ये है कि इसको आप अमानवीय भी नहीं कह सकते हो, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये अमानवीय है, क्योंकि ये उस तरह की स्थिति है कि अगर हम ये कहें कि ये राक्षसी प्रवृत्ति है तो राक्षसी प्रवृत्ति भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राक्षस भी कभी भी इंसानों को गोश्त नहीं खाते रहे, है ना। लेकिन यहाँ पर इस तरह की एक मनोवृत्ति पैदा हो गई है और हमें लगता है कि हम अपने देश की बात इसलिए कर रहे हैं इसमें क्योंकि भाई विदेशों में कहाँ क्या हो रहा है उसका फर्क, वैश्विक स्थिति का फर्क सब जगह पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, लेकिन उसका इस तरह का फर्क जो है ज्यादातर अपने देश में नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना देश बहुत सारी चीजों से जुड़ा भी हुआ है तो अछूता भी है। बहुत सारी चीजों को प्रभाव दुनिया में पड़ता है लेकिन भारत उनसे अछूता रह जाता है। अब एक दो उदाहरण छोटे छोटे देंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हम ये संदर्भ रख क्यों हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना काल बीता, दुनिया में हाहाकार मच गया। हाहाकार इस स्थिति का मच गया कि लोग जो हैं
आप ही समझ लीजिए कि स्थिति हो रही थी कि कितने लोग मरे हैं, किसी को कोई मतलब आकलन नहीं लोग कर पा रहे थे, कहाँ कितने लोग मरे। लोगों ने एक दूसरे को देखना तक बंद कर दिया था दूर दूर से। और भारतवर्ष की स्थिति क्या थी कि लोग चौराहे चौराहे खड़े होके लोगों को खाना बांट बांट के खिला रहे थे। लेकिन वहीं पर फिर कुछ लोग ऐसे थे जो लोग ये ढूंढ रहे थे कि कुछ लोग और मरे, कुछ लोग मरे तो हमको मौका मिले इस सरकार को कोसने का, क्योंकि सरकार उनके मन मुताबिक नहीं, उनके मन मुताबिक जो उनके हिसाब से चल सके, उनको फायदा देने वाली सरकार। तो उनको केवल इतना देखना था कि किसी तरीके से कुछ ऐसा संकट आए कि लोग मरे और फिर हम जो है उसमें अपनी रोटी सेकें। तो भगवान की ऐसी कृपा है भारतवर्ष के ऊपर कि उन लोगों को कम मौका मिला करने का, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया ही। अगर एक लोग मरे होंगे तो उसको उन्होंने 100 दो जीरो लगा के 100 की संख्या बता के समाज में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भय का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया। इसी तरीके से फिर कुंभ आया, कुंभ में भी भगदड़ हुई, उसमें भी मान लीजिए जितने लोग ही मरे, हम ये संख्या की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको भी बढ़ा चढ़ा के इतना पेश करने की कोशिश की गई कि कुंभ जो है ये बिल्कुल उसका हो गया, मौत का कुंभ हो गया, मृत्यु कुंभ बना दिया उसको महाकुंभ की जगह। अब वही इसी तरह का एक संकट फिर से भारतवर्ष में है। संकट ये 2-4 देशों 10 देशों के बीच के आपस युद्ध का है, तो बेसिकली 3 देशों के आपस के बीच का युद्ध। लेकिन चूंकि ईरान उसका पलटवार और देशों पर भी कर रहा है, अपने आसपास के जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, इजराइल के बेस है, वहां पर भी कर रहा है, तो उसमें 10-12-15 कंट्रीज अफेक्ट हो रही है उनके बीच का युद्ध। लेकिन भारतवर्ष के उस गिद्ध प्रवृत्ति लोगों को ये लग रहा है कि भारत में उसका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उनको कष्ट इस बात का है कि भारत में बम क्यों नहीं पड़ रहे हैं, भारत के लोग क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, और ऐसा कैसे हुआ जा रहा है कि इतने पूरे युद्ध के बीच में भी भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, अगर वो भारत आना चाह रहे हैं तो उनको वहां से सुरक्षित पैसे मिल जा रहा है। इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि दो देशों के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने वहां पर उन दोनों देशों से बात की और अपने नागरिकों को वापस अपने देश में बिल्कुल सुरक्षित बुला लिया। और इवन हुआ क्या कि केवल इसी काम के लिए कि अपने नागरिकों को हमें सुरक्षित बुलाना है, युद्ध रोका गया बाकायदे कि उतनी देर तक युद्ध नहीं होगा जितनी देर तक हमारे नागरिक वहां से वापस नहीं आएंगे। यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो यूक्रेन से कितने स्टूडेंट्स और सब बच्चे थे जो वापस बुलाए गए, वो आराम से रूस ने आने दिया, यूक्रेन ने भी आने दिया। इसी तरीके से स्थिति अब इसराइल अमेरिका और ईरान वाले युद्ध में भी हो रही है। जितने भी कंट्रीज है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत, तो वहां से भारतीय नागरिक लौट लौट के वापस आ रहे हैं तो सुरक्षित आ रहे हैं। अब वहां पर जो रह रहे हैं वहां पर कहां पर फटेगा, क्या होगा, कौन मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन जो आना चाह रहा है वो यहाँ वापस लौट के आ रहा है। इवन हो क्या रहा है कि ईरान ने मना कर दिया कि हम यहाँ से हॉर्मुज जो उनका अपना मार्ग है उससे उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से हम किसी उसको गुजरने नहीं देंगे, किसी तेल के टैंकर को, और भारत के तेल टैंकर को अलाउ कर रहे हैं। तो ये भारतवर्ष की कूटनीतिक सफलता है। भारतवर्ष ने पूरे दुनिया में हर देश के साथ इतने बढ़िया संबंध बनाए हैं कि वो चाहे आपस में चाहे जो लड़े भिड़े, लेकिन भारतवर्ष के साथ उनके संबंध कम से कम खराब होते हैं। और कम से कम खराब होने में इसके साथ ही ये होता है कि वो भारतवर्ष को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, रूस भारत को सप्लाई कर रहा है तेल। अब ये 3 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, अमेरिका कह रहा है भैया तुम रूस से तो तेल खरीद लो, इसलिए खरीद लो क्योंकि अगर तुम तेल नहीं खरीदोगे तो तेल की मार्केट में इतना रेट बढ़ जाएगा कि हम लोगों को, जो उनके जो नाटो कंट्रीज है, उनको तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और सप्लाई नहीं होगी तो फिर हम वहां रेट बढ़ जाएंगे। मतलब उस रेट को, बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए भारतवर्ष की सहायता ले रहे हैं वो। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी अच्छी परिस्थितियां जो है यहाँ के गिद्ध प्रवृत्ति लोगों को अच्छी नहीं लग रही, वो कभी अच्छी लगेंगी भी नहीं, क्योंकि संभव नहीं है भाई। गिद्ध की तो आदत है कि गोश्त खाने की, गिद्ध की आदत है लाशों को नोच नोच के खाने की, वो खाएंगे ही, मतलब वो उनकी प्रकृति है।
अब वो प्राकृतिक जो उनकी प्रवृत्ति हो गई है वो खत्म कैसे हो, ये तो संभव नहीं है। तो उनको तो ये करना ही है। लेकिन भगवान की कृपा है कि हम लोग जो है भारतवर्ष में रह रहे हैं, और इन लोगों को खराब ये लग रहा है कि हम लोग सुरक्षित कैसे हैं। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं बचा है जहां पर कि इस युद्ध का प्रभाव न पड़ रहा हो, दुष्प्रभाव, प्रभाव की बात छोड़ो, दुष्प्रभाव न पड़ रहा हो। भारतवर्ष में उसका कम से कम प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज उनको अच्छी नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए, ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए तो हमको सरकार को कोसने का मौका मिले, क्योंकि जब हमारे पास कोसने के लिए कुछ है नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं, तो कम से कम यही एक मौका मिले। हम करें क्या भाई, उनकी भी तो समस्या है कि करें क्या वो। भाई अगर लाशें गिरेंगी नहीं तो नोचेंगे किसको, उनकी भी समस्या है। लेकिन हमें लगता है कि भारतवर्ष के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों तक भारत ने ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया हुआ है। अगर सनातन संस्कृति में इस तरह के लोग पल रहे हैं और पनप रहे हैं तो ये बहुत ही कष्ट की बात है। हम लोगों को इस तरह के लोगों को छांटना पड़ेगा, समाज में अलग थलग करना पड़ेगा, और उनकी क्या कहा जाए, उनको समाज में इस तरीके से उनका वो तिरस्कार करना पड़ेगा कि वो लोग अपने आप को महसूस करें कि हाँ वो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं। पूरी दुनिया को दिखाई पड़ेगी गिद्ध प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि गिद्धों को इंसानी के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे जो कुछ हो। आप घर में गाय पालते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो गाय हमारी माता है। ये भाई हम लोगों का सनातन संस्कृति के हिसाब से गाय एक ऐसा पशु है जिसको कि हम लोगों को पालना एक तरह से देखा जाए अनिवार्य है, जिसकी रक्षा करना, जिसको संभालना। इवन हम लोग घर के बाहर कुत्ता ही पाल लेते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई गिद्ध को पाले। तो गिद्ध को नहीं पाला जा सकता है। तो इस तरह के लोगों को पहचानिए, समाज के सामने उनको उनका चेहरा उजागर करिए कि ये जो है समाज में ऐसे लोग हैं जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि अगर इस तरह के लोग समाज में हम लोगों के बीच में रहे तो समझ लीजिए कि समाज का इतना नुकसान कर देंगे जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे। अभी बहुत नुकसान कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नुकसान किया है पहले भी, लेकिन अब समाज इतना जागरूक हो चुका है, उसके बाद भी अगर ये लोग पनप रहे हैं और चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है।